तो सारे भाई ने राम राम भाई। अभी आप एक वीडियो देखोगे, वो वीडियो लगभग 40 मिनट की है और समय आपके पास उतना है कि नहीं है मेरे को पता नहीं, आप कहाँ व्यस्त हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा आपके पास पर्याप्त समय है तो वो वीडियो देखियो। वो वीडियो आप देखना, आप अपने बच्चों को दिखाना, परिवार में जो बुजुर्ग हैं, परिवार में जो भी सदस्य हैं, उस वीडियो ने सारे देखना। हरियाणा की राजनीति में अब एक कितना बड़ा बदलाव आने की तैयारी है। अभी तक तो क्या था कि हरियाणा की राजनीति में अपने बेटे की राजनीति बचानी है, अपने बेटे को विधायक बनाना है, अपने फलां रिश्तेदार को, नेपोटिज्म खूब चल रहा था। लेकिन अब जो हरियाणा की राजनीति में बदलाव हो रहा है, मैं भाजपा का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक राजनीति मूवमेंट इतनी बड़े स्तर पर बदली जा रही है, आप हैरान रह जाओगे। आपका बच्चा, क्योंकि वो वीडियो जो है कि यूथ के ऊपर है, अभी तक उस विषय पे किसी भी नेता ने काम नहीं करा, चाहे आपका कितना फेवरेट नेता हो, चाहे कैसा ही नेता हो, उस नेता ने उस यूथ के ऊपर कोई विशेष काम नहीं किया जो काम यो कर्ण प्रताप भाई करण लग रहे हैं। मेरे को नेताजी नहीं बोलूंगा, हमारा भाई है तो उसी तरीके से है। कर्ण प्रताप सिंह कृष्ण बेदी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं, और वो जिस तरीके से यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं वो सच में बहुत बड़ा स्तर। आज का यूथ विदेश में जा रहा है, क्यों जाने लग रहा है? आज का यूथ नशा कर रहा है, क्यों करने लग रहा है? आज का यूथ की साइकोलॉजी क्या है, उस पर पूरा रिसर्च करके फिर ये प्रोग्राम शुरू किया। और मैंने एक दिन उनके साथ पूरा लगाया, वो कहाँ कहाँ किस किस व्यक्ति से मिलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, पूरा मैंने रिसर्च करा, उस पर यह वीडियो है। और समाज में इतना बड़ा परिवर्तन आज से 6 महीने के बाद देखना, कर्ण प्रताप सिंह का नेटवर्क कितना बड़ा होगा यूथ को लेके। आने वाले 2 साल देखना कितना बड़ा सिस्टम होगा, और आने वाले 5 साल आप ये देखना कि हरियाणा कितने बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगा। मेंटेलिटी यूथ की किस तरीके से पॉजिटिव जाओगी। देखो मैं कर्ण प्रताप साहब के साथ था तो वो पहलवान से मिले, वो गायक से मिले, वो एक किसान से मिले, वो एक साइकाइट्रिस्ट जो एशिया की सबसे बड़ी साइकाइट्रिस्ट है उनसे मिले, कॉलेज में प्रोफेसर प्रिंसिपल से मिलने लग रहे हैं, कॉलेज में यूथ से मिलने लग रहे हैं। मतलब आपके रोजगार को लेकर, आपकी सोच को लेकर, कहाँ नेगेटिविटी है, कहाँ पॉजिटिविटी है, किस तरीके से यूथ को समझाया जाए। तो टाइम हो तो भाई पूरी वीडियो देखियो। अब करते हैं बात शुरू। तो सारे भैया भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ठंडी ठंडी हवा है और विषय है युवा। इस टाइम भाजपा कार्यालय में क्यों नहीं, भाजपा कार्यालय में इसलिए क्योंकि आज जो वीडियो बनाने लग रहे हैं, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री और युवाओं के ऊपर। अरे भाजपा कार्यालय में युवा और युवा के साथ मतलब लिंक क्या, लिंक हमारे कर्ण प्रताप सिंह जी। भाई साहब जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं ब्रदर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह, एकदम बढ़िया भाई साहब, एकदम ठीक है। अच्छा, ये मंगल कमल, ये 2 नाम कैसे है? थोड़ा सा इनको कुछ एक्सप्लेन करो। कोई मतलब है या वैसे ही अच्छे काम है तो मंगल, और कमल भाजपा का निशान है? देखिए, मंगल का भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रहा है। युवाओं के ऊपर आपने प्लान तैयार करा है। आप अयान भी आपकी एक संगठन है, अयान। अयन 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 क्या चीज है? जब भगवान शिव ने, जब उन्होंने अमृत जो समुद्र मंथन में उन्होंने विष जो पिया जी, उसके दौरान जो उनका कंठ नीला हो गया, कंठ नीला होने के बाद सभी पूरी सृष्टि के देवी देवताओं ने चिंता व्यक्त की कि अगर जब ये इतना जहर जो है जी कंठ नीला हो गया, तभी इतना तांडव कर रहे हैं, अगर ये मस्तक तक पहुंच गया तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये बेसिकली नाम ये है। और अयन का इंग्लिश में स्पेलिंग है AYAN, एसोसिएशन ऑफ यूथ अगेंस्ट नार्कोटिक, नशे के खिलाफ युवाओं का संगठन। नशे के खिलाफ जी, नशा किसी भी प्रकार का। संघ से आप जुड़े हैं जी। संघ का युवाओं से क्या लिंक है? मतलब किस नजरिए से आप उस चीज ने देखो, संघ और युवा? देखिए, संघ जो है जी, संघ को समझने की जो मैं बात आपको अगर बताऊं, संघ को शब्दों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। संघ को समझने के लिए हमें उसकी विचारधारा को अपना करके राष्ट्र हित में काम करते हुए निरंतर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें संघ की बेसिक जो विचारधारा है वो हमें समझ में आती चली जाएगी। आज का दिन है आपके साथ और युवाओं का विषय, तो अब चलें जहां आप ले चलो। जगदीप भाई मुस्कान बहन है। मुस्कान क्या क्या गेम खेलती है? ये पैरा ताइक्वांडो गेम खेलती है और बड़ी कम उम्र में इन्हें बड़ी अचीवमेंट्स की गेम्स में। कहाँ सिलेक्शन हुआ? अभी मेरे को यूके खेलने जाना है, इंटरनेशनल गेम्स है। युवाओं को लेके वोट बैंक की राजनीति तो नहीं चली भाई साहब, कड़वे सवाल भी होंगे।
देखिए जगदीप भाई, जी अगर वोट बैंक की राजनीति हो रही होती जी तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दुरुस्त कर दूं कि मैंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। एक होड़ मची हुई है कि विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, अपनी संस्कृति को बोल रहा संस्कृति को भूल रहे हैं। मैंने जी। कहा कि हम संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर काम करते हैं। संघ का मेन एजेंडा यही है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को मूल जड़ मान करके काम करना, और वो अपनी संस्कृति से छूटता जा रहा है कहीं ना कहीं। आज आप देखिए, गांव में किसी के घर पे पटाखे फूटते हैं है। तो दूसरे परिवार में होड़ मच जाते हैं कि उसके पटाखे फूट गए भाई, उसका बेटा अमेरिका चला गया, डोंकी से गया, 2 नंबर से गया 2 नंबर से गया, चाहे आईएलटीएस करके गया, विषय वो अलग है, जी। मगर होड़ लगी हुई है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए है और हमें इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। जिस धरती को माँ कहते थे, जिस खेत को माँ कहते थे, उसको बेच के चला गया। बिल्कुल चला गया, गहने तक गिरवी रखवा करके जाते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कई बार डोंकर्स तक पहुंचना तो अलग बात है जी हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे डोंकर्स हैं जो उनसे उनका पैसा हड़पने का काम करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा जी। पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आपके प्रोग्राम मैंने यूनिवर्सिटी में देखे और कई जगह मैंने आपके प्रोग्राम देखे, कहीं भी पिताजी को आपने बुलाया नहीं। लोग तो अपने कुछ भी मिल जाए तो वो क्रेडिट लेने से चूकते नहीं। आप सिर्फ संघ का जिक्र करते हुए, ना कि पिताजी का, ना वो मंत्रालय का, भाई पिताजी के असूलों पे चलेंगे, संघ के असूलों पे चलेंगे, पिताजी को कहीं इन्वॉल्व नहीं कर रहे आप। देखिए जगदीप भाई, पिताजी राजनीति से अलग सा कुछ, राजनीति का मैं आपको बता देता हूँ। फादर साहब ने हमेशा और हमारी माताजी ने हमेशा से राष्ट्र प्रेम की भावना बचपन से हमारे अंदर जागृत करके रखी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ कि बहुत कम समय में हम लोगों ने, मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत कम उम्र में मैंने ज्वाइन कर ली थी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का एक आयाम है, छात्र संगठन है, और उसमें हमने राष्ट्र के लिए हमने प्रेरणा ली कि राष्ट्र के लिए युवा जो है किस प्रकार से काम कर सकता है जी। तो उस प्रेरणा के साथ हम काम कर रहे हैं। और रही बात पिताजी के पद चिन्हों पे चलने की, कोई भी बच्चा है अपने माँ बाप के दिखाए रास्ते पर ही चलता है जी। और कोई दो राय नहीं। अगर अच्छी शिक्षा माँ बाप से मिलती है, समाज से कहीं से भी मिलती है, उसको हमें ऑन करके जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। या फिर मैं ये मानूं, करण अपनी पहचान खुद बनाना चाह रहे हैं, ना कि पिताजी के पहचान पे उठना चाह रहे हैं। देखो, मैं ये भी देखता हूँ, दुष्यंत जी का, मतलब चौटाला खानदान की बात कर रहा हूँ, देवीलाल जी का जिक्र करते हैं, कभी ओम प्रकाश जी का जिक्र करते हैं, वहां से वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं, और इधर जी करण अपने आप में ही लगे हुए हैं। थोड़ा सा सहायता मिल जाती है, क्या फर्क पड़ता है? निश्चित तौर पे माँ बाप का बड़ा रोल रहता है जीवन में आगे बढ़ाने का जी। और उनकी प्रेरणा से ही हम आगे चल रहे हैं। पिताजी भी संघ से जुड़े हैं बचपन से ही। 89 में उन्होंने चुनाव लड़ा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एबीवीपी से, तो वो संघ से जुड़े हैं। वही विचारधारा पिताजी के से हमारे को मिली है। वो जो संगठन ज्वाइन करने का जो रास्ता पिताजी ने दिखाया था। और दूसरा, राजनीति की अगर बात करें तो जरूरी नहीं है कि अगर हमारे कोई गार्डियन राजनीति में मजबूत है उनका सहारा लेकर के आगे बढ़ा जाए। उनका सहारा तो हमें देखो मरते दम तक रहेगा। उनका जीवन में आशीर्वाद रहे ना रहे वो बात अलग है, लेकिन उनकी प्रेरणाएं, उनके विचार, उनको जीवंत रखना वो हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य पे कर्ण प्रताप सिंह काम कर रहे हैं। और चौटाला साहब और की तो देखिए परिवारवाद से जुड़ करके काम करते हैं। उनकी विचारधारा जो है, उनकी संगठनात्मक संरचना जो है वो अलग है। और कर्ण प्रताप सिंह जो आज समाज के अंदर काम कर रहे हैं जी, वो टोटली संघ से प्रेरणा लेकर के काम कर रहे हैं जी। तो भाई, जो बच्चे नशा कर रहे हैं भाई साहब जी, ये भी चर्चा आई थी एक बार कि आपकी टीम ने, आपने या कैसे करके खट्टर साहब से मुलाकात करी और जो नशा के खिलाफ आपने कुछ एजेंडा तैयार करके कुछ प्लान तैयार किया था, ऐसा कुछ था? देखिए, आयन फाउंडेशन के वैसे काफ़ी आयाम हमने चला रखे हैं जी, जिसमें नशे के खिलाफ युवा। आयन फाउंडेशन की मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई भी है कि इनकी संज्ञा क्या है इंग्लिश में। तो नशे के खिलाफ युवा जब हमने कार्यक्रम चलाया तो उसमें हमने सबसे पहले हमने चिंता व्यक्त करी कि देखिए पहले क्या होता था कि सीनियर मोस्ट अधिकारी से जिले के परमिशन लेनी पड़ती थी कि रेड मारने के लिए। अगर कहीं पे कोई लीड मिलती थी पुलिस प्रशासन के लोगों को तो सीनियर मोस्ट अधिकारी से
परमिशन लेकर के वो जा सकते थे रेड मारने। ठीक है। लेकिन हमने एक ऐसी व्यवस्था का हमने सरकार का संज्ञान उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी थे, और 4 जून 2015 को मैंने ज्ञापन दिया था कि हरियाणा में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जो किसी भी अधिकारी के अंडर ना होकर के जैसे भी लीड मिले उसके पर उसकी धरपकड़ करके, और जो ड्रग्स के पैडलर हैं जी, जो ड्रग्स के कारोबारी हैं जी, उनकी जड़ों को खोखला करने का वो एसटीएफ टीम काम करे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस अभियान को तुरंत ऑन करते हुए और अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए उसको तुरंत प्रभाव से लागू करवाया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि आज टिल डेट तक 5400 करोड़ से ज़्यादा के ड्रग्स पेडलर्स की कारोबार को निस्तनाबूद करने का हमारी सरकार 5400 करोड़ जी, हरियाणा प्रदेश की बात बताता हूँ। अभी अपन योगेश्वर जी की एकेडमी पे चल रहे हैं जी। ओके, तो योगेश्वर जी में क्या क्वालिटी पसंद आई? देखिए, योगेश्वर जी निस्वार्थ भाव से अपनी प्रैक्टिस करते हैं और बच्चों को एकेडमी में ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि मैं आपके बहुत सारे कंटेंट को जो मैं रिसर्च कर रहा था, आपके फेसबुक को, आपके एक दो जो प्रोग्राम हुए उनको जी, उनमें मुझे ये नजर नहीं आया भाई ये वोट बैंक है। लेकिन मेरा सवाल तो था ही जब मैंने पूछा आपसे, वोट बैंक मेरे को नजर नहीं आया, क्योंकि साइकोलॉजी में बच्चों के काम कर रहे हो आप। मैंने देखिए जगदीप जी, मैंने कहा ना, आपके सभी सवालों के जवाब अपनी संस्था के कामों से मैंने देने का काम किया है। और आप देखिए, कर्ण प्रताप सिंह जो काम कर रहा है वो नशे के खिलाफ भी काम कर रहा है, सक्षम युवाओं को आगे किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए देश के हित में। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर वोट बैंक की राजनीति करनी होती तो मैं युवाओं को स्वरोजगार की बात क्यों कहता, उनको उनका वोट लेने के लिए उनको नौकरियों को लालच देने की बात करता। लेकिन हमने कहा कि स्वरोजगार सृजित करो देश के अंदर, क्योंकि देश के अंदर आप देखेंगे ये किसी प्रदेश में 2-2.5% से ज़्यादा का नौकरी सरकारी नहीं मिल पाती। भाई अभी आगे योगेश्वर जी की एकेडमी पे, तो भाई अभी करण भाई साहब के साथ योगेश्वर जी की एकेडमी पे आए हैं, और भाई साहब यहाँ पे तो अपना पूरा बड़ा सिस्टम तैयार कर दिया जी। भाई राम भाई और भाई करण भाई और आपको बहुत बहुत ये कहूँगा, मैं धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ पे आए जी, आपका स्वागत है जी। और ये कुश्ती की एकेडमी, आप पहले दूर गए थे, बड़ी एकेडमी थी जो हमारी, जी, अब यहाँ पे शिफ्ट की है ये रोहतक गोवाना रोड पे जी। और लगभग 80 बच्चे यहाँ पे रहने वाले हैं और 25-30 बच्चे बाहर से आते हैं, मतलब 100 से ज्यादा बच्चे फिलहाल एकेडमी में हैं। करण भाई साहब कैसा लगा आपको एकेडमी पे आके यहाँ पे? जगदीप भाई, आप बताओ आपको कैसा लगे? मजे आ गए जी, उम्र होली नहीं तो निश्चित तौर पे आपके श्रोताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है कि ऐसे युवा जी, जो सिर्फ अपने आप में अवार्ड लेने तक सीमित नहीं रखा, जी, निरंतर आगे बढ़े। मैं इसीलिए आज योगी भाई के पास आपको लेकर के आया हूँ, योगेश्वर जी के पास, कि आपको युवाओं को प्रेरित करते हुए ऐसे बहुत से लाखों युवा आज भी देश के अंदर खड़े हैं। ये कोई अपने आप में कोई छोटी बात नहीं। जिनका नाम योगी है वो कुछ बड़ा ही तैयार करें। हमारा तो देश वैसे भी तपस्वी हो जगदीप भाई, हमारा तो देश वैसे भी तपस्वियों का रहा है। ये कितने दिन की प्रैक्टिस है, इनके क्या कुछ अचीवमेंट है जो ये बच्चे खेल रहे हैं इससे? देखिए तो प्रैक्टिस छोटे बच्चे हैं सारे हमारे पास, तो लगभग 8-9 साल का बच्चा आना स्टार्ट हो गया है। जो छोटा बच्चा आता है कि गांव से आता है, गलोड़ गांव से, वो 7 साल का है। 9-9, 10-10 साल के ये बच्चे हैं। ये जो लड़का है कि ये जो ब्लू कास्टूम कर रहा है जी, ये एशिया चैंपियनशिप में मेडल है इसका। एशिया में? हाँ, मतलब अंडर 17 में। ओके। तो सारे लगभग बच्चे यहाँ पे 6-7 बच्चे इंटरनेशनल हैं, इससे अलग नेशनल खेले हुए बच्चे हैं। और धीरे यही टारगेट हमारा कि भाई ये बच्चे आने वाले समय में ओलंपिक मेडल जीता। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री उनका टारगेट है कि 2036 ओलंपिक भारत में हो, तो हम चाहते हैं कि यहाँ अकेडमी से भी जो अपने इंडिया में जो ओलंपिक होगा 2036 में, तो यहाँ से भी बच्चे हों। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भाई देश के खेलों में देश हिंदुस्तान महाशक्ति बने जी, तो तभी होगी संभव, तभी संभव जब सभी हम एक टारगेट लेकर चले। अगर 36 का टारगेट है, आज पूरे 11 साल 10 साल पड़े हैं, 10 साल में क्या ये बच्चे ये तो बहुत लंबा समय, मतलब वो बोले कि 36 में ओलंपिक है तो यहाँ से भी और बच्चे निकले। हमारा टारगेट तो ये है कि क्या अब तक 2028 में ही बच्चे निकल जाए।
28 में भी तो ओलंपिक है, 32 में भी ओलंपिक, उसके बाद 36 में ओलंपिक है। पर बात हिंदुस्तान में ओलंपिक है ना, तो बात वो है उसकी विशेषता। हाँ, उसकी वो है कि भाई पूरे देश का, सभी हमारे प्रधानमंत्री का टारगेट है कि 2036 ओलंपिक यहाँ पर हो, तो हम कितने मेडल जीत सकते तो हैं। फिर आप जो है ना सिखाओ, सारा सारा दिन इन खतर लगाओ के कुछ, फिर आप इनसे फीस भी लो। देखिए यहाँ पर वैसे ये वीडियो एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, देश देखेगा इसने भी। नहीं, यहाँ पर रहने की कोचिंग की कोई फीस नहीं है। ये बच्चे मैच चला रहे हैं अपना, मैच का वो करते हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पे स्पॉन्सर भी किए हुए हैं। अच्छा। वो OGQ ने स्पॉन्सर किए हुए हैं बच्चे, 5-6 बच्चे उसने किए हुए हैं, अलग अलग वो। हाँ, बच्चों की यहाँ पे कोचिंग की और रहने की कोई फीस नहीं है। सिर्फ तो बच्चों की खाने की फीस। डाइट की वो अपनी खुद के करते हैं। हाँ भाई साहब, जी। ये वो युवा है जो आप भी निगाह में ले रहे हो, क्या देखो इन पहलवानों ने? पहलवानों को मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले तो आपने मेरे से सवाल किया था क्या वोट बैंक की राजनीति तो नहीं, इनमें से किसी का वोट नहीं बन रहा होगा। ये प्योर वो काम है जो देश के अंदर राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत करेगा। जब ये तिरंगे को लहराने का काम करेंगे ना, मेडल लेकर के आएंगे, जी तो आप देखिए इनसे प्रेरणा लेकर के, जैसे योगेश्वर भाई से प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जी। ऐसे इनसे प्रेरणा लेकर के आगे अगली पीढ़ियां बढ़ने का काम करेगी। इस टाइम आप योगेश्वर जी के इस बड़े हॉल में आ गए हैं। भाई साहब, कितना बड़ा हॉल है, क्या साइज है इसका? इस पूरे इसकी हाँ जो जी, है लंबाई है, इसकी 180 की लंबाई है, 126 की चौड़ाई है पूरे वो। मैं तो नीचे वाले ने को था, आज हरियाणा में कोई नहीं होगा, यो तो आपने इंडिया में हो गया होगा मेरे ख्याल से। इतनी बड़ी एकेडमी तो नहीं होगी कहीं। देखो और भी होंगी कहीं पर, हमारा तो ये है कि भाई एक जो सुविधा, विशेष सुविधा हम दे, और सरकार के पास तो क्या 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 है। शायद मेरा मानना है कि प्राइवेट तो किसी के पास है, खुद नहीं का तो होगा। किसी के पास नहीं होगा। हाँ, तो भाई अभी योगेश्वर जी की एकेडमी से निकलते हुए मैं आपको यहाँ से योगेश्वर जी की एकेडमी दिखा देता हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो। वैसे कैसा कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पड़ाव कहाँ है हमारा? नेक्स्ट पड़ाव पानीपत में अपने विकास कुमार जी हैं, विकास कुमार सिंगर। सिंगर। वाह जी बिल्कुल, वाह। बिल्कुल। उनका हट जाता उपाध्याय हट जाता उपाध्याय है। हम तो बचपन में उनके गाने पे नाच नाच के बड़े हुए हैं। जी। तो भाई अभी योगेश्वर जी से के बाद हम पहुंचे हैं विकास भाई के स्टूडियो पे। भाई साहब राम राम। जगदीप भाई कैसे क्या हाल चाल? मुरादा श्री? बहुत बढ़िया बड़े भाई। भाई साहब कैसे? तो करण जी और अभी आके बैठे हैं, और भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास भाई तो बहुत कम एज से, हम बचपन से जी एक गाना हुआ करता हट जाता उपाध्याय ने, जी। और उस गाने पे बच्चे से लेके और बूढ़ा ठेरा आदमी तक हमने नाचते देखे। तो इतना जबरदस्त गाना, और हरियाणवी संस्कृति से निकला हुआ गाना, और हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर वो उस गाने की वजह से इतना बड़ा बूम आया था, इतना हाइक पे गई थी इंडस्ट्री। जबरदस्त। मेरे ख्याल चंद्रावल मूवी के बाद जी। अगर कोई गाना फेमस हुआ इतने इस स्तर पे, जो तो आज भी फेमस है। आज भी अगर उसको आप डीजे पे बजाते हो तो जी। अपना पैर उठता है। 2006 में भाई साहब मेरी शादी हुई थी, तब आपका गाना चला था, सपने में रात न आई। तब स्पेशल चले हैं वो उसी गाने। एल्बम के थे जी। नया लिफाफा के सारे गाने। तो आज जो जिस विषय पे बातचीत हुई है, युवाओं का विषय है, और जो माहौल है कि इन्फ्लुएंस हो जाए यूथ खतरनाक खतरनाक गाने से, आपका क्या कहना, आपका क्या सोच? बिल्कुल, ये करण प्रताप जी की बहुत अच्छी मुहिम है, और मैं इसका बिल्कुल स्वागत भी करता हूँ, और इनको बहुत-बहुत मैं इसके लिए बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगा कि भी इतनी अच्छी मुहिम जो इन्होंने मेरे को बताई, और मैं भी इसका एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ, तो मेरे को इस बात की बहुत खुशी है। और मैं और हम सब मिलकर यही चाहेंगे भी जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा साथी हैं, जी। वो अपनी जो दिशा और दशा ना भटकें, और एक अच्छे मुहिम, एक अच्छे रास्ते की तरफ, अच्छे अपने फ्यूचर की तरफ जो है ना अपने आप को लेके जाए। और रही बात गानों की, देखो गाना जो है ना एक समाज का एक आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन कहीं न कहीं मैं मानता हूँ मतलब कुछ कमियाँ हमारी भी हैं, आर्टिस्टों की भी कमियाँ हैं, कुछ कमियाँ सुनने वाले लोगों की भी है, इसमें जी। दोनों का एक देखो योगदान है। जी जी। और मैं यही चाहूँगा कि भी हमें भी एक ज़िम्मेवारी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हमें फ़ॉलो करते हैं, हमारे जो है ना उन चीज़ों को सुनते हैं, तो हमें भी ये मतलब एक अंदर से ये होना चाहिए कि भी हम ऐसी चीज़ जो समाज में परोसें जिससे किसी का नुकसान ना हो, और जो है ना जो किसी को गलत रास्ता पे ना जाए। भाई साहब जगदीप जी, भाई साहब से मिलके बहुत मजा आया, और आश्वस्त हुए हम। जी सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही जी कि आर्टिस्टों की कहीं ना कहीं कमी होती है। देखिए जगदीप भाई, नेता और अभिनेता समाज के अंदर ऐसा एक आईना होता है जिसके आचार विचार जी। दोनों समाज को प्रभावित करने का काम करते हैं। ये ड्रेसिंग सेंस हमारी और हमारी भाषा शैली नेता और अभिनेता को एक लेवल तक लेकर के जाती है। जी।
तो हमें नेता और अभिनेता दोनों को सोच करके चलना की जरूरत है कि समाज को हमने क्या दशा और दिशा निर्धारित करके चलनी। तो इसी बात पे एक कोई धूम धड़ाके वाला एक कोई बिल्कुल मेरे काफी देखो गाने आप लोगों ने इतना जो है ना प्यार दिया है, मैं उसके लिए ताउम्र आपका आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत जो है ना धन्यवाद भी करता हूँ मैं उसके लिए। तो एक मेरा गाना है जो आजकल काफी मतलब जो है ना मैं उसको लॉन्च करने की सोच रहा हूँ। जी तो जैसे हमें देखो, वैसे तो 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन ये सच्चाई बात है कि हम सार्वजनिक तौर पर आज भी आज़ाद नहीं है। हम किन्हीं बंदिशों में बंधे हुए हैं। कहीं देखो आदमी कमा के जो ना लाता है, और लेकिन उसको टेंशन क्या रहती है अपने परिवार की, बच्चों की, भाई मैं जो कमा रहा हूँ कहीं मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना चल रहा हो, और जो है ना हर चीजें एक बंधी हुई है। तो एक उस पे 4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो वो ऐसे हैं कि रे बेटा बाप के सर न तारे, आज भाई ने यो भाई मारे, क्या बात। न माता बहने सेफ यहाँ पे, हर दिन होते रेप यहाँ पे, हो नक्शा बनता आवे से, नक्शा बनता आवे भारत की बर्बादी का, क्यों झूठा जश्न मना रहे सो मेरे यार आजादी का। क्या बात है, वाह। जबरदस्त मैं उन जबरदस्त। सारे युवा साथियों को कहूंगा भी जो ये आजकल जो ये चीजें बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इन गानों का भी बहुत बड़ा योगदान है इसको बढ़ाने में, और सुनने वाले जो ऑडियंस है उनका भी एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण मतलब योगदान है इस क्या चीज को सुन। बढ़ावा देने में। तो मैं उन सब से कलाकारों से भी और सुनने वाले साथियों से भी हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि करण प्रताप जी ने जो मुहिम चलाई है ये बहुत अच्छी मुहिम है, इसके साथ जुड़े और अपने युवाओं को जो है ना धन्यवाद। भटकने से रोका जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा माइंड होता है, ये एक उम्र ऐसी होती है, जी इसमें एक ये फ्लेक्सिबल चीजें होती हैं, अगर हम उनको जैसा डिजाइन देंगे वो वैसा ही आकार अपने आप ले लेंगे। तो भाई यहाँ पे ये बातें आपके दिमाग में कितना का असर डाले हैं, इसी काम पे हम काम करा। तो भाई अभी भाई साहब से एक कली सुनाएंगे बब्बू सॉन्ग पे, भाई साहब। तो इस तरीके से जी हो ब्रह्मार विष्णु भी कुछ नहीं से, तेरे आगे फैल भोलेनाथ बब्बू। ओहो ओ मतलब की रईस दुनिया में छोड़ गया तू क्या था मेरा साथ बाबू हो। एक तेरी थी जुबान बस जनवन सी, तेरी थी जुबान बस जनवन सी, बाकी सारे करके फरोड जावे से। हो नू तो तेरे लाल में से घना हौसला, पर बाबू तेरी कमी मन तोड़ जावे से। क्या बात है। नू तो तेरे लाल में से घना हौसला, पर बापू तेरी कमी मन तोड़ जावे से। देखो ये गाने कितने दिल को छुए हैं। इसमें एक लाइन है जगदीप भाई, जी बड़ी प्यारी लाइन है वो, और वो काफी मतलब ट्रेंडिंग में भी थी। जी हो किसे का नी चाचा यारे किसे का नी ताऊ है, पीछा के हैं पीर साले सारे पीसा खाऊ है। हो तेरे होते पटी नी जुबान किसे की, तेरे होते पटी नी जुबान किसे की, बाकी सारे करके फरोड जावे से। नू तो तेरे लाल में से घना हौसला, पर बापू तेरी कमी मन तोड़ जावे। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। है। अभी विकास कुमार से मिलके हम निकले हैं और करनाल जा रहे हैं, साथ में हमारे साथ भाई साहब। भाई साहब मुलाकात कैसी रही? जगदीप भाई, विकास भाई वाकई में ही युवाओं के आइडल हो सकते हैं जी और समाज के प्रति उनकी सोच उनकी पॉजिटिव है। पॉजिटिव भी है और उनके गानों से वो झलकती है। जी जी। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? अभी हम डीएवी कॉलेज करनाल जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग युवाओं से इंटरेक्ट करेंगे। आप सभी साथियों के बीच में भाई ने मेरा परिचय भी दे दिया। इन सब बातों पे ज़्यादा सा समय जाया ना करते हुए मैं छोटी सी बात आपको एक बात शुरुआत करता हूँ। अभी पॉलिटिकल साइंस के हमारे कुछ साथियों ने हाथ खड़े करे हम पॉलिटिकल साइंस से, और कैबिनेट मिनिस्टर तो छोड़ दो, मेरे ख्याल से केंद्र की राजनीति और प्रदेश के मुख्यमंत्री गवर्नर तक के नाम कई बार हमारे बच्चे नहीं बता पाते। ये फैक्ट्स है, गलत कहूँ तो बता देना, लेकिन ये ज़्यादा चिंतनीय विषय नहीं है। इससे चिंता का विषय जो है वो चिंता का विषय है कि हम देश के लिए क्या मायने रखता है। छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगा आप सबसे, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है?
कौन सा जी? हाँ जी, हार्ट और दिमाग और हाँ जी और शरीर का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। चलो मैं बता देता हूँ। आपकी नजर में किसी ने दिल कहा, किसी ने लीवर कहा, किसी ने आंखें कही, किसी ने यस बिल्कुल। क्या नाम भाई का? पुनीत। एग्जैक्टली, ये पॉइंट पकड़ गया। तालियां बजाओ भी सारे इसके लिए। मेरी नजर में जो है सबके लिए अपने अपने महत्वाकांक्षा है, सबके लिए अपने अपने महत्वपूर्ण चीजें होंगी, लेकिन रीढ़ जो है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर रीढ़ की हड्डी पे कोई दिक्कत आ गई, हाथ पे दिक्कत आ गई, आंख पे दिक्कत आ गई, सिर पे आ गई और कहीं दिक्कत आ गई, हार्ट में दिक्कत आ गई तो स्टंट डल जाते हैं। लेकिन रीढ़ पे अगर दिक्कत आ गई तो या तो आदमी की मौत निश्चित है या फिर आदमी को टोटली बेड रेस्ट पे। मानते हो इस चीज को? गलत तो नहीं? मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस देश की रीढ़ के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हुए देश की हर एक तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता हूं। मैं सुनिश्चित करता हूं कि देश की हर एक विपदा पे, हर एक विपदा के आने से पहले अपनी तरफ से जो संभव प्रयास होंगे उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा। वंदे। तो भाई अभी डीएवी कॉलेज करनाल में आए हैं, यूथ हमारा विषय है। हमारे साथ करुण प्रताप जी हैं, हमारे साथ आरपी सैनी जी हैं, प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। हाँ जी, नमस्कार जगदीप जी। बहुत, आप कैसे हैं? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैं चाहता हूँ आपका स्वागत है बहुत बहुत। मैं इसको एक बार लगा देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कुछ यूथ को लेके कुछ बताएं। देखो, आज के समय में भारत जो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा युवा देश भी है, जिसकी 65% जो आबादी है वो युवा है। इसलिए देश की नवनिर्माण में, देश की प्रगति में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए युवाओं को देश की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। यदि युवा स्वस्थ होगा, युवा सजग होगा, युवा कर्तव्यनिष्ठ होगा, युवा को कर्तव्य बोध होते हुए उसको ये पता होगा कि आगे कैसे बढ़ना है और बुराइयों से कैसे बचना है, कैसे सामना करना है संघर्षों से, तभी वो देश का नवनिर्माण कर पाएगा। इसके लिए युवाओं की नब्ज को टटोलना और उनकी जो वास्तविक समस्या है कि किस वजह से वो नशाखोरी की तरफ, आतंकवाद की तरफ, देश से बाहर भागने की तरफ या और दूसरी समस्याएं हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक ऐसी टीम की, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो उनको कर्तव्य बोध कराए, उनको सजग करवाए। तभी देश और समाज तरक्की कर सकता है, यदि युवा अपने कर्तव्य को समझें। इसलिए जो युवाओं की शक्ति है उसमें ही देश की प्रगति छुपी हुई है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोफेसर साहब का स्वागत करता हूं सक्षम युवा देश की रीढ़ मुहिम में। जी, इनका बड़ा योगदान नजर आ रहा है मुझे कि युवाओं के प्रति इनकी जो सोच है, कॉलेज के अंदर किस प्रकार से इन्वॉल्व है। ये ट्रॉफीज बता रही कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे किस तरीके से डिसिप्लिन में बैठे थे। इनकी ट्रॉफीज भी बता रही कि इस प्रकार ये हर कार्यक्रम में, हर एक फेस्टिवल के अंदर कॉलेज की तरफ से जो भी होता है उसके अंदर इनका इन्वॉल्वेशन बता रहा है कि ये ट्रॉफी जो जीती हुई है कॉलेज में। और मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ सर का कि सर ने बड़े ही निष्ठावान तरीके से आपके साथ निभाने की उन्होंने बात कही है कि इस मुहिम में करण जी आपका साथ देंगे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये काम तो हमारा है। राष्ट्र निर्माता जो है, शिक्षक को इसीलिए कहा गया है कि वो युवाओं में अपनी कलम के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से और अपने जो है कर्तव्य निष्ठा, अपने आदर्श को स्थापित करके एक ज्योत जगाए और युवाओं को मार्ग दिखाए। इसीलिए शिक्षक को देश का निर्माता कहा गया है। लेकिन ये कार्य यदि प्रेस के द्वारा, यदि समाज के दूसरे लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो हमें उनको सल्यूट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनसे आगे होकर चलना चाहिए। इसलिए मेरा तो ये, मैं शपथ खा के ये बात कह सकता हूं कि मुझे परमेश्वर ने, भगवान ने ये मौका दिया है इतना पवित्र कार्य करने का। तो जो भी लोग इस कार्य में हमारे साथ जुड़ते हैं, ये हमारा कार्य है, लेकिन कर
जो समाज के दूसरे व्यक्ति हैं वो रहे हैं, तो मैं उनको सल्यूट करने के साथ साथ ये उनका साथ जाने की भी मैं संकल्प उठाता हूं और कहता हूं कि वो कितना मर्जी आगे बढ़े और जिस प्रकार का सहयोग चाहें हम सहयोग करेंगे। हमें देश को बदलना है, देश को बदलना है, युवाओं की सोच को बदलना है, देश को नंबर 1 बनाना है और देश को एक ऐसा भारत देश बनाना है जो बहुत पुराने समय में पुरातन संस्कृति में सोने की चिड़िया और भारत माँ का डंका विश्व में बजता था, वही उसी को पुनर्स्थापित करना है संस्कृति को। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं और जगदीप जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो प्रताप जी को यहाँ मेरे पास लेके आए और इनके माध्यम से ये बात मेरे सामने रखी। मैं दोबारा से इस चैनल के माध्यम से, स्टार्टअप चैनल के माध्यम से आप सबसे भी अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में युवा रीढ़ की हड्डी हैं और इनको बचाना है और इनको सही रास्ते पे लगाना है। एक बार इनको लगा दो इनकी एनर्जी को, फिर देखो कितनी जल्दी देश में विकास और देश में प्रकाश और सांस्कृतिक विकास, सभी क्षेत्रों में विकास होगा और देश अपनी पुनः जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको स्थापित कर पाएगा विश्व के सामने। यही मेरी शुभकामनाएं है। भाई ये एनर्जी वैसे ही नहीं लगती, जब यूथ फेस्टिवल और रत्नावली के कार्यक्रम देखो तो उनके सारे मेडल यहाँ पे रखे जाते हैं। ये सीरियस नेचर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ, थैंक यू जगदीप जी आपका भी और कर्ण प्रताप जी आपका भी बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आपका आह्वान करता हूँ और आपको सैल्यूट भी करता हूँ। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद जी। बाकी आज अभी भाई डीएवी कॉलेज करनाल से निकले हैं और यहाँ पे बच्चों से भी मुखातिब हुए और प्रिंसिपल सर से भी और हमारे बलराम सर हैं उनसे भी मिले और काफ़ी पॉजिटिवनेस यहाँ पे थी। और बच्चों में वैसे एक बात तो थी भाई साहब, आज जो बच्चों से मिले, बच्चों को वीडियो तो हम इतनी लंबी नहीं डालेंगे, लगभग पौना घंटा बोल रहे हैं बच्चों से। बच्चे टच से मस नहीं हो, इतने सिंसियर तो हो गए बच्चे। देखिए अब वो तो राम जाने कि हमारी बातें उनको बाउंसर लग रही थी या उनके दिमाग में घर कर गई, लेकिन अपना जो फाउंडेशन का जो हमारा मैसेज है वो सीधा सीधा है जी। मैंने उनको एक ही बात कही है कि जो युवा है वो देश की रीढ़ है और रीढ़ पे अगर चोट आती है तो या तो टोटली बेड रेस्ट होता है या जान से जाता है। आज के प्रिंसिपल कैसे लगे आपको? बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व है और उन्होंने बड़ा हौसला अफजाई की है कि इस मुहिम के अंदर, देखिए इस मुहिम के अंदर मुझे नहीं लगता, अप्रिशिएशन, देखिए मैं कह रहा हूँ कि इस मुहिम के अंदर कोई कमी नहीं है। हमने, आप कह रहे थे कि वोट बैंक की राजनीति, मगर मैं कहता हूँ कि वोट बैंक की राजनीति से कोसों दूर है, क्योंकि कर्ण प्रताप सिंह एक ऐसे मुद्दे पे काम कर रहा है जो आज के समाज की जरूरत है। तो भाई अभी चलते हैं हमारी बहन कावेरी चौहान जी के पास और उनसे भी कुछ ना कुछ तो सीख ही लेते हैं भाई। मैं मानसिकता, हाँ मैं तो सीख के ही आऊंगा। मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर दीदी से आप कुछ भी विषय पे बात कर सकते हैं। तो भाई अभी आए हैं कावेरी चौहान जी के पास, हमारी बहन हमारे साथ बैठी हैं। इधर आजा भाई। बहन जी सिंपल सा एक सवाल है कि आज का जो यूथ है वो कंफ्यूज है, नौकरी करे कि एंटरप्रेन्योर बने कि बिजनेसमैन बने, कि वो पढ़ाई क्या करे, किस सब्जेक्ट में जाए। माँ बाप का बर्डन है, प्रोफेसर्स का बर्डन है, हर जगह बर्डन ही बर्डन है। अभी भी एक पोस्ट पढ़ रहे थे हम, एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया कोटा में और लिख के गया कि पापा मैं आपका सपना नहीं पूरा कर पाया। वो बर्डन ही है, झेल नहीं पा रहा है, तो क्या उसको कहना चाहिए? ये माइक जी। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करती हूँ जो करियर से रिलेटेड बात करते हैं, पेरेंट्स से भी बात करती हूँ। पेरेंट्स आके पूछते हैं मैम हमने बच्चे को इस करियर में डालना, बच्चा ये करे, लेकिन जो हमारा मकसद होता है ना वो पैसे कमाने के पीछे बहुत है आजकल। आप किसी बच्चे से पूछना बेटा क्या बनना चाहते हो, मैडम ये बता दो जिसमें पैसा बहुत हो। पेरेंट्स हमने बहुत गरीबी देखी है बेटा, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, अब हम चाहते हैं कि तू इतना कमाए। जैसे एक बच्चे ने मुझे कॉल करके बोला मैम मैं 23 साल का हूँ, मेरे ऊपर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि मैंने अभी तक घर नहीं बनाया। पेरेंट्स खुद नहीं बना पाए, दिल्ली का बच्चा था, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से बेटा तू बना, तू मेरे सपने पूरे कर। तो आप सपनों के पीछे मत भगाओ बच्चों को अपने पास रखे। सपनों का बोझ मत डालो। सपनों का बोझ डालने की जरूरत नहीं है। सपने उसे देखने दो। हर इंसान को फ्रीडम चाहिए। अगर फ्रीडम हर्ट हो गई ना तो वो कर नहीं पाएगा, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो। वो खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ नहीं हम जाते। मेरा जो ब्रेन का साइज है वो मेरे 60 साल 70 80 साल तक सेम रहे ना, एक युवा रहे। यूथ का मतलब ये नहीं कि उसकी उम्र कम है। आप 60 में भी युवा रह सकते हो, आप 80 में भी युवा रह सकते हो, अगर आप अपने देश के लिए खुशी से काम करते हो। तो आप खुशी को एंजॉय करना सीखो कि मुझे मजा आ रहा है काम करने में। बाकी सर आपका क्या कहना है?
मुझे भी दीदी से बहुत सीखने को मिलता है, और फाउंडेशन की हमारी वाइस चेयरपर्सन रही है दीदी, ओके। और हर कार्यक्रम में दीदी का योगदान रहता है। और आज जो नई बात सीखने को मिली यही कि क्या हम जिस काम में हैं उससे हमें खुशी मिल रही है। भाई साहब, अभी मेरे पास एक अलग सा सवाल है, थोड़ा सा मैं राजनीति की तरफ जा रहा हूँ। अभी निकाय चुनाव हुआ और आपका फेवरेट टॉपिक है। बिल्कुल मेरा सवेरे का। अब आपका मेरे ख्याल से आपको अब थोड़ी चेहरे पे स्माइल आई है। मैं समझता हूँ जगदीप जी, क्योंकि साइकोलॉजी से बेस्ड है वो सवाल जी। हरियाणा में निकाय चुनाव हुआ है जी, और बड़ी बात यह है कि मात्र 45%, लगभग मात्र 45% लोगों ने वोट किया इस इलेक्शन में जी। निकाय चुनाव में, और जबकि शहरी चुनाव में काउंट होता है। शहरी का मतलब ये होता है कि पढ़े लिखे, जिम्मेवार और पढ़ी लिखी बात करना। क्या साइकोलॉजी रही है फिर ये लोगों की? मात्र 45% वोट। जी जगदीप भाई, देखिए 40% वोटिंग इस बार हरियाणा के निकाय चुनाव में हुई है, जो बड़ा गंभीर समस्या ये निकल कर के आ रही है जी। ये हमारे लोकतांत्रिक परिकल्पना जो थी, लोकतांत्रिक स्थिति है जी। उसके ऊपर बहुत बड़ी चोट है ये स्थिति। देखिए, वोट किस पार्टी को दिया जाएगा वो बाद का विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, बाद का विषय है जी। मगर वोट डालना, अपीयरेंस, क्या इसका मतलब लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारा युवा जो पढ़ा लिखा तबका, क्योंकि नगर निकाय चुनाव का मतलब है पढ़ा लिखा तबका वोट डालेगा, क्या लोकतांत्रिक परिस्थितियों के अंदर हमारी अपीयरेंस हम 50% से भी कम दे रहे? इसका मतलब हमें लोकतांत्रिक परिस्थिति हमें पसंद नहीं आ रही, राजतंत्र चाहते हैं हम लोग। इसका मतलब एक जगह लेकर के जाएंगे। अच्छा, हमारे रमेश सैनी जी है, धनतोड़ी गांव आ रहे हैं, ओके। और वहाँ पे हम आपको उनसे मिलवाएंगे। काले प्याज की पौध तैयार करते हैं, बड़े कर्मठ किसान हैं, इस इलाके के प्रसिद्ध किसान है और बड़ा अच्छा खासा व्यापार देखा है। काला प्याज भी आज आपको दिखा देते हैं। तो भाई यहाँ पे पहुंच गए हैं। अंकल जी की खेती है या? रमेश सैनी जी। रमेश सैनी जी, चलो आओ, बोर्ड दिखाओ एक बार। ये आप पीछे बोर्ड भी देख पा रहे होंगे। नमस्कार जी। तो अभी यहाँ पे आए हैं हम काले प्याज की खेती जो आप देख रहे हैं, ये जमीन भी काली सी दिखा है। और करण प्रताप जी हमारे साथ हैं और सर हमारे साथ हैं। सर, इस खेती के बारे में बताओ। जो लोग सिर्फ गेहूं की खेती कर रहे हैं या गन्ने की खेती कर रहे हैं और जमीन की जमीन वो है लेकिन प्रॉफिट कम है, इसके बारे में क्या कहना सर? इसके बारे में सर मेरा यही कहना है कि प्याज की खेती गेहूं और जीरी की फसल से बहुत अच्छी खेती है जी, और इसे सभी करें। और मैं पिछले 15 सालों से इसको कर रहा हूं जी, बहुत बढ़िया है जी। और करण प्रताप जी यहाँ हमारे साथ हैं। युवा अवस्था में अंकल जी ने, यानी कि आज इनकी उम्र 48-49 साल है, तो आज से 15 साल पहले लगे थे, यानी कि 33-34 की एज में लग गए थे। तो इन्होंने विदेश जाने के बजाय देश में रह करके अपनी दादालाई जमीन के अंदर इन्होंने एक काम सोचा, यूनिक आइडिया जी। जब मैंने इनके बारे में सुना था तो मुझे भी शौक हुआ था कि इस प्रकार की, जिस प्रकार आज आपको शौक लगा कि काले प्याज। ये खेती कितने समय की है? 1 साल की, 6 महीने की? ये 2 महीने की पनीरी होती है जी। और जो इसका बीज तैयार होता है, हम बीज अपना तैयार करते हैं जी। ये 7 से 8 महीने बीज में लगते हैं जिसमें तैयार होने में। उसके बाद ये जो फसल पकती है प्याज की, तैयार होता है 4 महीने में फसल होती है जी। और गेहूं और जीरी से बाकी सभी अन्य फसलों से ज़्यादा इसमें आमदन है जी, और बहुत अच्छी फसल है जी। अगर 1 किले की बात करें, कितने का इसका खर्चा आ जाएगा? 1 एकड़ में कम से कम इसका 50,000 रुपये खर्चा है जी। और 45 से 50 और 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक ये निकल जाती है जी। कई बार इससे भी ज़्यादा मार्केट के ऊपर है जी। और अमूमन हम ये मान लें 50,000 रुपये खर्च करके 1.25 लाख रुपए तो कमाई है। हाँ जी, 1.25 लाख रुपए तक की कमाई इसमें है जी। ओके, तो ये 4 महीने के अंदर, हाँ 4 महीने के अंदर 2 महीने की पनीरी होगी जी। 2.5 गुना कमाई है। 2.5 गुना इतना तो कोई ब्याज पे दे जब भी नहीं आते, क्योंकि भी नहीं होता 2.5 गुना तो। और वो भी कितने दिन की खेती है? ये 4 महीने की फसल है जी। 2 महीने की पनीरी होगी, 6 महीने हो गए जी टोटल इसको। ओके, हाँ जी। तो भाई इस खेती में बिचल रहे हो मेरे भाई, और सिर्फ गेहूं और गन्ने पे फोकस। सभी फसलों से हटके है जी, बहुत बढ़िया फसल है जी। तो सभी फसलों में चलता है और 12 मास भी चलता है। प्याज एक ऐसी चीज है जो 12 मास यूटिलाइज होता है, और इसका हर सब्जी में। इसका मैं जो बीज अपना ही तैयार करता हूँ जी। पहले प्याज रखता हूँ, फिर इसका स्टॉक करके इसका बीज बनाता हूँ जी। अपना ही बीज है और अपनी पौध है जी, अपनी मेरी जमीन है जी, इसी में खेती करता हूँ जी। ऐसे युवा साथियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जगदीप भाई, जो विदेश की तरफ दौड़ रहे हैं जी, जमीनें बेच रहे हैं जी। अपनी जमीन से भी बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं, ये मैसेज
हमारे रमेश अंकल जी दे रहे हैं। भाई साहब प्याज की खेती तो देख ली, अब नेक्स्ट पड़ाव बता दो। वैसे देखो 2.5 गुना कमाई है 4 महीने की खेती में। ब्याज पे पैसा दो तब भी नहीं 2.5 गुना मुनाफा। कैसे भी नहीं हो सकता। आड़त के बिजनेस में भी 2.5 गुना नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ये आइडिया, और आज से 15 साल पहले जगदीप भाई, ये भी सोचने की बात है करके। अच्छा अब नेक्स्ट पड़ाव बताएं भाई देखिए नेक्स्ट जगदीप भाई, अपनी एकेडमी है, अपनी आयन फाउंडेशन, जिसके इतने सारे आयाम आपने देख लिए। युवा चला राजनीति की और नशे के खिलाफ युवा जी। तो मैं खुद एक खिलाड़ी के तौर पे भी रहा हूँ, क्रिकेट प्लेयर रहा हूँ मैं। तो हम कुछ क्रिकेट में ज़्यादा सा नहीं कर पाए अपने जीवन में, मगर एक सोच थी कि अपने इलाके के बच्चों को नशे से दूर रखना, तो एक हमारा टारगेट था ही था जी। लेकिन क्रिकेट में आगे बढ़े, तो ऐसी सोच से हमने एक एकेडमी बनाई, स्पोर्ट्स एक एकेडमी। नया कॉलेज तैयार हो। हाँ, इसका डेडिकेशन जगदीप भाई देखने लायक, हरजस का। अच्छा। मैं पर्सनली इसको लाइक करता हूँ। सारे प्लेयर अच्छा करते हैं, पर इस एज ग्रुप के अंदर ये सारे से बड़े हैं। सबसे छोटा बच्चा है अपने एकेडमी का, अब ये अब नया आ गया। हरजस मजा आ रहे पूरे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब ऑलराउंडर हो या बैटिंग? बैटिंग आसान है, मजेदार चीज है बैटिंग। बाकी यहाँ इस एरिया में ना नशा बहुत था। जी जी। जो पहले विधायक थे, जो अब भी विधायक हैं, जी। नशा बहुत फैलाया हुआ उन्होंने जी। लेकिन ये कर्ण प्रताप जी की मेहरबानी है, जो इस नशे को दूर करने के लिए बढ़ावा दिया, खेलों को बढ़ावा दिया है, खेलों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। देखो भाई कितनी बड़ी बात है ये कहना, और बच्चे लग रहे हैं इसमें, और सिर्फ डायलॉग बाजी पे ही नहीं है, सच में काम चल रहा है इसमें। जगदीप भाई, ये आदरणीय गुरुजनों के जो शब्द है ना जी, आपके भाई की कमाई ये है असल में। ये कमाई है आपके भाई की। अगर नशे के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है ना, ये कर्ण प्रताप जी ने उठाई है और किसी ने नहीं उठाई है। यहाँ पे एक क्रिकेट एकेडमी, और खुद भी क्रिकेटर है भाई साहब, मैं भी क्रिकेटर हूँ। अंदर का बच्चा तो नहीं जाग गया आपका? मेरा चलो मैं सोच रहा हूँ कि एक एक बाजी मेरे को लग रहा है एक एक दो बॉल हो जाए। अब आउट होने के पीछे मेरी बैटिंग ना दो। मैं बैट छोड़कर भाग जाऊँ और ले जाऊंगा मैं। तो भाई वीडियो का एंडिंग का समय आ चुका है, बहुत लंबी हो चुकी है। एडिट पता नहीं कैसे होगी यार। भाई साहब आखिरी सवाल की जरूरत है? नहीं, जरूरत तो नहीं, लेकिन कई बार कुछ खचर पचर ऐसा हो जाता है सर। आखिरी सवाल जी। ये इतना सारा बहुत करते हो आप, धंधा ही ऐसा है सर, क्या करें। एक लास्ट सवाल मैं भी करूंगा आपसे। चलो ठीक है जी, मंजूर है? श्योर 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 श्योर। ठीक है, आप कर सकते। यो इतना आपने सिस्टम जोड़ा जी, रोहतक से शाहबाद तक हम लोगों से मिलते आए, चर्चाएं शुरू हुई, कोई डिस्ट्रिक्ट खाली नहीं है, कोई जगह हमने छोड़ी नहीं। ये तो एक रोड की थी, बाकी पूरा हरियाणा भी है जी। इंस्पिरेशन कौन है, प्रेरणा स्रोत? देखिए जगदीप भाई, प्रेरणा स्रोत की बात करें, पहले तो वो माँ बाप जिन्होंने मुझे ये दीन दुनिया दिखाई जी, और दूसरे वो संगठन जी जिसका नाम RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक ऐसा संगठन जिसने मेरे जैसे ना जाने संघ से ही शुरुआत की और संघ पे ही आ गई बात। बिल्कुल जीवन समर्पित है, जीवन समर्पित है संघ के लिए। संघ जहाँ जिम्मेवारी लगाए, जैसे लगाए, उसके लिए पूरा परिवार हमेशा ऐसे मिलेगा। तो संघ ने मेरे जैसे लाखों युवाओं को राष्ट्र की सेवा में हमारी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ करके राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर जागृत की। दूसरा, संघ की एक विशेषता है जी कि ये इसके संसाधनों से परे हटकर उनकी जो संसाधनों की जो डिमांड रहती है, भोगने की जो क्षमता दिखाते हैं लोग, उससे कहीं कोसों दूर हमारे संघ के प्रचारक उन संसाधनों से बिल्कुल दूर होकर के देश के न जाने किस कोने में जाकर के अपना परिवार छोड़ करके वो काम करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात संघ की है कि संघ ने स्वदेशी की भावना को उजागर किया, लोकल फॉर वोकल। जी, मैंने आपसे बात करी थी अभी, यूनिकॉर्न्स की बात करी थी जी, और नए स्टार्टअप्स की बात करी थी, वो संघ के लोकल फॉर वोकल की ही देन है कि मुद्रास्फीति जैसी योजना देश के अंदर लागू।
तो भाई यहाँ पे जी और जी सबसे बड़ी बात, जी। संघ जो है हमारे जैसे युवाओं की ऊर्जा का सही से इस्तेमाल करके भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहता है। ये सबसे बड़ी बात है। यही कारण है कि कर्ण प्रताप सिंह सदैव समर्पित संघ। वाह। तो भाई ये वीडियो की यहाँ पे एंडिंग, और एक बात मैं भी कह देता हूँ संघ के ऊपर। संघ वो घोड़ा है जो इसके ऊपर बैठे हैं, वो सरकार है, वो भाजपा है, लेकिन सारा दारमदार घोड़े के ऊपर रहता है। हाँ, और इसके नारी बहुत सारी बातें हो सकती है, रेस घोड़ा ही मेरा क्वेश्चन रहेगा, आप चीटिंग नहीं कर सकते। ओके 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 सर। आप खिलाड़ी रहे, चीटिंग जी की जी भावना हमारे अंदर जी नहीं जी आती। जी 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 जगदीप भाई, जी। पूरे सिनेरियो के अंदर जी आपको विजन पता लग गया होगा कर्ण प्रताप सिंह क्या सोच लेकर के चल ठीक रहे है। हाँ जी हैं। आप एक युवा के नाते, अभी आप युवा हैं जी और चाहते हैं कि 20 साल और आप ऐसे युवा रहें, जी। तो आपका विजन देश के प्रति क्या रहता है? देखो मैं हूं ना, देश को मैं इस नजरिए से सोचता हूँ, मैं मेरे माँ बाप को खुश रखूं, अच्छे कामों से खुश रखूं, मेरा देश खुश है। और मैं ही अगर मेरे माँ बाप को दुखी रखूंगा तो देश दुखी है। मेरे माँ बाप मेरा देश है, मैं इस नजरिए से सोचता हूँ। लेकिन रही अगर हम अब इसको दूसरे स्तर पे सोचें, देश मेरे लिए कोई भी ऐसा कार्य है जो देश के लिए हो, सबसे पहले वही काम मैं करता हूँ। तो साथियों, अपने जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। जगदीप भाई ने आज बड़ा एक्सपीरियंस करवाया हमें। धन्यवाद जगदीप। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। धन्यवाद जी। तो भाई आपने वीडियो किसी लगी, और ऐसे ऐसे मामलों में और भी वीडियो बनाई जा सकती है, और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।